डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में या एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये होता क्या चीज़ है, पहले इसको समझते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? द क्लोजनेस ऑफ देयर एंसेस्ट्री इज रिफर्ड एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एंसेस्टर्स के साथ कितना क्लोजनेस है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स which are very similar to each other in nature of their characters have some close common ancestors। जो ऑर्गेनिज्म जितना ही ज़्यादा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ज़्यादा नज़दीकी दिखाता है, क्लोजनेस दिखाता है, वो उसके कॉमन एंसेस्टर्स ज़्यादा होते हैं। मतलब संभावना ज़्यादा ये हो जाती है कि उसके एंसेस्टर्स क्या हैं, कॉमन हैं। There are a number of features which provide evidence to show the evolutionary relationship। यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करते हैं, जैसे होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स दोज ऑर्गन्स which are similar in their structure but differ in their functions are called as homologous organs। ऐसे ऑर्गन्स जो अपनी स्ट्रक्चर में समान होते हैं लेकिन उनकी फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। और इस तरह की सिमिलरिटी का, स्ट्रक्चरों का सिमिलरिटी शो करना होमोलॉगी कहलाता है। जैसे हॉर्स का 4 लिम्ब, आगे के 2 पैर, आदमी के हाथ, बर्ड्स का बैट का विंग, पंख, बिल्ली की पंजे, ये सब क्या है? सबका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। सेम बेसिक प्लान बट डिफरेंट इन देयर फंक्शंस। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन्स कहेंगे। घोड़े का जो आगे के 2 पैर होते हैं वो दौड़ने में हेल्प करते हैं, आदमी के 2 हाथ जो होते हैं वो पकड़ने का काम करते हैं, बैट का विंग्स उड़ने में, और बिल्ली का पाँव पकड़ने में या जंप करने में हेल्प करता है या दौड़ने में हेल्प करता है। तो इस डिफरेंट फंक्शंस हो जाते हैं। इसी तरीके से फ्लिपर्स आर्म्स ऑफ मैन एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल का फ्लिपर और आदमी का हाथ, ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। उसी तरीके से बोगनविलिया का थॉर्न और कुकुरबिट का टेंड्रिल या पैसिफ्लोरा का टेंड्रिल, ये क्या है? ये होमोलॉगस ऑर्गन से स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। ये क्या चीज़ है? ये सब जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देखे वो क्या दिखाता है? होमोलॉगस ऑर्गन्स। The homologous organs are found in forms showing adaptive radiation। ये adaptive radiation को शो करता है, मतलब एक कॉमन फॉर्म से निकला और कई डायरेक्शन में फैल गया। सबकी ओरिजिन क्या है? सेम है लेकिन डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आने के कारण हर एक ऑर्गेनिज्म अपने उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेटल कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरीके से देखिए एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। देखिए डाइवर्ज कर रहा है, ये देखिए यहाँ से जैसे आप कन्वर्जेंट रेज और डाइवर्जेंट रेज के बारे में पढ़े हैं लाइट चैप्टर में, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए डाइवर्स कर रही है, ये देखिए। इसीलिए इस तरह के रेडिएशन को, इवोल्यूशन को क्या कहा गया? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रमाण देता है, एविडेंस देता है। दूसरा आता है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जो अपने ओरिजिन और स्ट्रक्चर प्लान में तो डिफरेंट होते हैं बट उनके फंक्शंस सेम होते हैं। जैसे विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स
एंड विंग्स ऑफ बैट, ये सब का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम है, उड़ने में हेल्प करते हैं। फिन्स ऑफ फिशेज एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, ये दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन दोनों तैरने में हेल्प करते हैं। स्टिंग ऑफ बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, शत्रुओं से रक्षा करना। गिल्स ऑफ फिश एंड गिल्स ऑफ प्रान, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिसका स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम है, एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये जो होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोनों तरीके से आपको इसको स्टडी करनी है। अब हम अगर एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में ध्यान दें तो एनालॉगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। देखिए, सब अलग अलग हैबिटेट से हैं, लेकिन सबके फंक्शन एक जगह सेम हो जाते हैं। तो देखिए, सबका क्या हो गया, एक जगह कन्वर्स कर जा रही है, इसीलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो पहले तो कभी हम लोगों के बॉडी में फंक्शनल थे, लेकिन पूर्वजों में फंक्शनल थे, लेकिन हम लोगों में आज के डेट में वो फंक्शनल नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाए जाते हैं। इस तरह के ऑर्गन्स को कहते हैं वेस्टीज ऑर्गन्स या वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जैसे कॉकिक्स इन मैन, ये लास्ट वर्टेब्री होती है जो टेल में पहले चेंज हो जाती थी, लेकिन आज भी उसके रिमेंट्स बचे हुए हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये लगभग थर्ड आई की तरह से हम लोग इसको बिहेव करते हैं, थर्ड लीड की तरह से बिहेव करते हैं। ये एक ग्लास की तरह से होता है, जैसे चश्मा है, गॉगल्स है, जैसे एक लेयर चढ़ा देती है फ्रॉक्स और बर्ड्स में होती है। फिर उसके बाद मसल्स ऑफ ईयर, पिन्ना, कान के जो बाहर कान होता है, जो उसके मसल्स, हम उसको मूव नहीं करा सकते हैं, लेकिन एलिफेंट वगैरह में देखिए, डियर वगैरह में देखिए, ये अपने ये कान को हिला डुला सकते हैं। बॉडी हेयर्स का हमारे बॉडी पर अब कोई विशेष रूप ऐसा कुछ रह नहीं गया है, लेकिन बर्ड्स में देखिए वो बॉडी को वार्म अप करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? द फॉर्म्स विच रिगार्डेड एज द ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन प्रीवियस सिंपल एंड हायर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक। मतलब प्रीवियस सिंपलर फॉर्म से और हायर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जो ऐसा कड़ी जो दोनों को एक दूसरे से जोड़े, वो क्या कहलाता है? कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। जैसे यूग्लिना, ये प्लांट और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। प्रोटीरोस्पॉन्जिया, ये प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। नियोपिलिना, ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आर्कियोप्टेरिक्स इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमेंबर कर लीजिए। और नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। और फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसे रिमेन्स या रिलिक्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स के हों, बचे खुचे अवशेष, जो पहले प्रेजेंट थे लेकिन बाद में वो डेड हो गए और उसके बाद वो डिग्रेड हो गए, तो उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। और इन फॉसिल्स को हम पाते कैसे हैं? पत्थरों को काट करके, खोद करके, ज़मीन को खोद करके हम इसको पत्थरों के बीच से या मट्टियों के बीच से हम इसको प्राप्त करते हैं। जैसे फॉसिल्स ऑफ मैमथ, वूली मैमथ। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, फॉसिल बर्ड कहा गया इसको, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। एंड डेड इंसेक्ट्स caught in hot mud. Fossils इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं, इवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने में हेल्प करते हैं। और ये जो लिंक, जो मिस लिंक हैं, जो लिंक बीच में नहीं मिल रही हैं,
वो फॉसिल्स के थ्रू हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं, कैसे उस समय का एनवायरनमेंट था, नेचर था कैसा, किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स थे, उनका बॉडी बिहेवियर कैसा था, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं। और ये जान लेते हैं कि फिर ये कैसे इवॉल्व होगा, एक नई स्पीसीज़ कैसे बनी होगी। तो इस तरह के इस तरह से फॉसिल्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स शो इवोल्यूशन ऑफ द सिंपलर फॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये फॉसिल्स सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे एराइज हुआ ये दिखाते हैं, ये बताते हैं। फॉसिल्स किस तरह के रॉक्स में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा ये पॉइंट, फॉसिल्स ऑलवेज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इवोल्यूशनरी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन या ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।